A very special good evening to all of you. स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज का पार्ट 3 लेकर आया हूं। तो इससे पहले मैंने इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज के 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो इन वीडियोस की लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज में मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं और ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन यहां पे लिखा है कि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर ₹8 है तो धनराशि होगी। तो हमें यहाँ पे धनराशि ज्ञात करनी है और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2011 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है, ध्यान रखिएगा। और मैं आपको बता दूं आपके मैथमेटिक्स के सिलेबस में एक चैप्टर है साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, उसी चैप्टर का आपका ये क्वेश्चन है और ये चैप्टर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिया है, आप चैनल पे जाकर पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको यहां पे एक सिंपल सा फॉर्मूला बताऊंगा और बड़े आसानी से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे यहां पे लिखा है कि मूलधन ₹P के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर D = PR² अपॉन में 100 का स्क्वायर। बस इसी फॉर्मूले का यूज आपको यहां पे करना है और ये क्वेश्चन आपका बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और ये फॉर्मूला आपका तभी लगेगा जब बात 2 वर्ष के लिए होगी, ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन में यहां पे 2 वर्ष की बात हो रही है, जब 2 वर्ष की बात होगी तभी आपका ये फॉर्मूला लगेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें यहां पे दी गई हैं। तो सबसे पहले हमें यहां पे रेट यानी दर पता है, दर कितनी दी है यहां पे 4% दी है, 4%। तो देखिए दिया है R = हमें 4% ये दिया है। फिर इसके बाद हमें समय कितना दिया है, समय दिया है 2 वर्ष, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो T की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 2 वर्ष दी गई है। फिर इसके बाद हम देखेंगे डिफरेंस, D की वैल्यू, D से हमारा मतलब क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा यानी अंतर हो जाएगा। तो डिफरेंस हमें कितना दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि 2 वर्ष के साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर ₹8 है, यानी D की वैल्यू हमें यहाँ पे ₹8 दी गई है। डिफरेंस यानी अंतर कितना दिया है, ₹8 दिया है। तो D की वैल्यू मैंने यहाँ पे ₹8 लिख दी, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हमसे यहाँ पे पूछा गया है तो धनराशि होगी, यानी कुल मिला के हमें यहाँ पे P की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा यदि धनराशि ₹P हो तब D = PR² अपॉन में 100²। तो इसी फॉर्मूले में वैल्यूज को चलिए हम पुट कर देते, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए D की वैल्यू, डिफरेंस कितना दिया है ₹8 का, तो D की जगह हम रखेंगे 8, ये मैंने यहाँ पे रख दिया। फिर इसके बाद P, यही तो हमें निकालना है। फिर यहाँ पे R² है फॉर्मूले में, R की वैल्यू 4%, यानी R की वैल्यू 4% है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, 16 मिलेगा ना। तो यहाँ पे देखिए 16, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर अपॉन में आपका क्या है, 100 का स्क्वायर है। क्या है, 100 का स्क्वायर। तो देखिए ये तो फॉर्मूले में ही होता है, अगर आप 100 का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 100 × 100। जब 100 की मल्टीप्लाई 100 में होगी तो हमें क्या मिलेगा, 10,000 मिलेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 10,000 लिखा हुआ है। अब चलिए आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आगे जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर मैं यहाँ पे नीचे 1 लिख लूं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो 1 की मल्टीप्लाई P × 16 में होगी तो यही मिलेगा। और P × 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16P लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, 16P हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे 10,000 की मल्टीप्लाई 8 में, तो यहाँ पे 80,000 आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो P को हम आगे ले आएंगे क्योंकि P की वैल्यू को निकालना। तो P = आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 80,000 अपॉन में 16 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा,
5,000 रुपीस। ये किसकी वैल्यू निकली? P की वैल्यू निकली और यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका 80,000 था, 16 से डिवाइड करेंगे, 16 1 जा 16, 5 जा 80 होता है और आपका 30 यहाँ पे तो रहेगा ही, तो 5,000 रुपीस ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। P की वैल्यू हमारी क्या निकल गई यहाँ पे? 5,000 रुपीस। तो चलिए चेक करते हैं ऑप्शन में कहां पे दिया है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन बी में। तो कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को यहां पे सॉल्व कर लिया। बस आपको यही फॉर्मूला ध्यान रखना है, D इज इक्वल टू PR² अपॉन में 100 का स्क्वायर होता है और फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब 2 वर्ष की बात होगी, ठीक है, 2 वर्ष की। 3 वर्ष के लिए अलग फॉर्मूला होता है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा 3 वर्ष के लिए, इसके लिए भी मैं आपको अलग से करवा दूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फॉर्मूले को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, यदि किसी ठोस गोलार्ध का, अब यहाँ पे गोलार्ध लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे अर्ध गोले की बात हो रही है, अर्ध गोले की बात यहां पे हो रही है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पे गोलार्ध लिखा हुआ है तो अर्ध गोले की बात यहां पे हो रही है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यदि किसी ठोस गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठ 108 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उस गोलार्ध का आयतन क्या होगा, ये हमें यहां पे फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, टोटली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपको फॉर्मूला याद है, लर्न है, तो बड़े आसानी से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया, हमें दिया है किसी ठोस गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठ। तो मैं आपको बता दूं, गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठ या फिर आप बोल सकते हैं कि अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 3πr²। 3πr² इज इक्वल टू, हमें यहां पे क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 108 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तो दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें यहां पे ये पता है, ये हमें पता है, देखिए ये मैंने यहां पे लिख दिया कि 3πr² इज इक्वल टू 108 पाई, ये हमें यहां पे दिया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया। फिर हमसे पूछा जा रहा है उस गोलार्ध का आयतन। तो देखिए गोलार्ध के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, यानी अर्धगोले का आयतन क्या होता है? अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³ होता है। तो देखिए क्वेश्चन में अभी हमें r की वैल्यू नहीं पता है, जब तक r की वैल्यू नहीं पता होगी तब तक हम यहां पे गोलार्ध का आयतन नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहां पे r की वैल्यू को निकालेंगे और r की वैल्यू किससे निकलेगी? इसी की हेल्प से निकलेगी जो हमें यहां पे ये दिया हुआ है, ठीक है। तो 3πr² इज इक्वल टू 108 पाई, ये तो हमें क्वेश्चन में दिया था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहां पे आ गए। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते तो क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले यहां पे ये पाई से ये पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। हमें यहाँ पे r की वैल्यू को निकालना है, तो r² को हम ले आएंगे सबसे आगे यहाँ पे। तो r² इज इक्वल टू 108 था ही और अपॉन में आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 3 1 जा 3 हो जाएगा, ये 3 3 जा 9, एक इधर जाएगा, 3 6 जा 18, यानी r² इज इक्वल टू हमें क्या मिला? 36 मिल गया। या फिर r इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा? r इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 6 और सेंटीमीटर में। देखिए क्योंकि 6 का स्क्वायर ही आपका 36 होता है, ठीक है। यहाँ पे r² था, स्क्वायर को हटाया तो क्या मिलेगा? 6 ही तो मिलेगा। तो r की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 6 सेंटीमीटर मिल गई। अब हम बड़े आसानी से यहाँ पे गोलार्ध का आयतन निकाल सकते हैं। तो गोलार्ध का आयतन, इसका फॉर्मूला क्या होता है? गोलार्ध बोलिए चाहे अर्धगोला बोलिए, तो गोलार्ध का आयतन इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपका होता है 2/3 πr³, ये होता है। तो देखिए 2/3, ठीक है, और पाई ये आपका एज इट इज यहां पे रहेगा, ठीक है। और r की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी? 6 सेंटीमीटर निकाली हुई है, तो r की जगह 6 को रखेंगे, यानी 6 का क्यूब यहां पे हो जाएगा, ठीक है। तो आगे सॉल्व करेंगे 2/3 और पाई आपका ऐसे ही रहेगा, और 6 के क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? 6 × 6 × 6 ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये 3 1 जा 3 हो जाएगा, ये 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या है यहाँ पे? 2 × 2 × 6 × 6, ये आपका यहाँ पे बचा हुआ है। तो देखिए 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 6 जा 24 हो जाएगा, और 24 6 जा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? 24 6 जा आपका हो जाएगा 144 और पाई
सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि देखिए पाई भी तो हमारा यहाँ पे है, तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 144 पाई सेंटीमीटर क्यूब। चलिए चेक करते कहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन बी में। देखिए तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन आपसे इसी टाइप का पूछा जाएगा, बस आपकी ये संख्याएं जो होंगी ये आपकी बदल दी जाएंगी, लेकिन फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट तो नहीं बदलेगा ना, ये तो वही रहेगा। तो प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पे क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहां पे है, यदि tan इज इक्वल टू 1/√3 और tan b इज इक्वल टू √3 हो तो cos a cos b माइनस sin a sin b का मान होगा। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2015 में ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है। ट्राइग्नोमेट्री वाले चैप्टर का क्वेश्चन है और ट्राइग्नोमेट्री के सभी चैप्टर्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिए, बस आपको अपना रिवीजन करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया है, tan a इज इक्वल टू 1/√3 दिया है। तो देखिए 1/√3, ये tan कितने की वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू आपकी 1/√3 होती है। यानी ये जो लिखा हुआ tan a इज इक्वल टू 1/√3 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री हो जाएगा। यानी a इज इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ये आपका यहाँ पे हो गया। और tan b इज इक्वल टू, देखिए क्वेश्चन में आपका क्या दिया है, √3 दिया है ना, तो देखिए tan b इज इक्वल टू √3। अब देखिए √3, tan कितने की वैल्यू √3 होती है, tan 60 की वैल्यू आपकी √3 होती है, सब मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। तो देखिए tan 60 की वैल्यू आपकी √3 होती है, यानी b इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 60 डिग्री यहां पे हो जाएगा, ठीक है। फिर हमसे यहां पे पूछा गया था कि cos a cos b माइनस sin a sin b का मान होगा। तो देखिए cos a cos b माइनस sin a sin b, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है cos a प्लस b का, इसी का फॉर्मूला होता है। तो cos a प्लस b, तो देखिए a की वैल्यू 30 है, b की वैल्यू 60 है, तो cos a की जगह रखेंगे 30 डिग्री यानी 30 डिग्री, प्लस b की जगह रखेंगे 60 डिग्री को। तो देखिए cos 30 प्लस 60 डिग्री, 30 प्लस 60 करेंगे तो आपको 90 डिग्री यानी cos 90 डिग्री मिलेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते कहां पे दिया है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये सब इसी टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछे आते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे आते हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। और इसी पैटर्न का आपसे दूसरा सवाल पूछ लिया जाएगा, बस यहाँ पे संख्याएं आपकी चेंज कर दी जाएंगी। हो सकता है tan की जगह आपको कुछ और लिखा हुआ मिल जाए, तो cos लिखा हुआ मिल जाए, sin लिखा हुआ मिल जाए, और यहां पे आपका कुछ और फॉर्मूला आपको लिखा हुआ मिल सकता है। लेकिन अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करे रहेंगे तो बड़े आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहां पे है कि दी गई संख्या 6 की पावर 7 इंटू 35 की पावर 3 इंटू 11 की पावर 10 में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2014 में आपका यह क्वेश्चन पूछा गया है, और यह क्वेश्चन आपका संख्या पद्धति वाले चैप्टर का है। यह भी चैप्टर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिया है, और यह क्वेश्चन करीब मैंने आपको 2 से 3 बार पहले भी सॉल्व कराया हुआ है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सिंपल सी ट्रिक होती है, देखिए क्या हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, 6 की पावर 7 इंटू 35 की पावर 3 इंटू 11 की पावर 10। तो देखिए 6 की पावर 7, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो 6 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 3 जा 6 होता है ना, तो 2 इंटू 3 और पावर जो 7 है ना ये यहाँ पे लगी रहेगी, ठीक है। फिर इसके बाद आपके यहाँ पे 35 है, 35 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 7 लिख सकते हैं ना, तो देखिए 5 इंटू 7 और पावर यहाँ पे 3 है, तो पावर 3 आपके यहाँ पे लगी रहेगी। और देखिए 11 आपका 11 ही रहेगा, यहाँ पे 11 को हम 11 ही लिखेंगे, तो देखिए 11 की पावर आपकी 10 है, तो यहाँ पे 10 लगी रहेगी, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, देखिए इसको हम पावर्स को यहाँ पे अलग अलग लिख लेंगे। जैसे 2 इंटू 3 है, पावर 7 है, तो देखिए 2 की पावर, ये पूरे पे पावर 7 लगी हुई है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 7
इंटू 3 की पावर 7, ये लिख दिया। फिर यहाँ पे इंटू है, यहाँ पे इंटू लगाया। अब 5 इंटू 7 की पावर 3 पूरे पे लगी हुई है। देखिए 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 3 हो जाएगा, और 11 की पावर 10, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम अभाज्य संख्याओं की संख्या यहां पे निकाल लेंगे। तो देखिए ये जो पावर्स आपकी यहां पे दी गई है ना, इन्हीं को हमें ऐड कर लेना है, बस कुछ नहीं करना। ये जो पावर्स है ना, इनको ऐड कर लेंगे, अभी हमें अभाज्य संख्याओं की संख्या पता चल जाएगी। तो देखिए सबसे पहले पावर यहां पे 7 है, ये 7 यहां पे लिखा। फिर 3 की पावर 7, यहां पे ये पावर 7 लिखा। 5 की पावर 3 है, ये पावर 3। फिर यहां पे 7 की पावर 3 है, ये 3 लिखी पावर, और फिर 11 की पावर 10 है, ये 10। सबको ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पर आपको क्या मिलेगा, 30 मिलेगा, और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सिंपल सा मेथड मैंने आपको बताया है, इजी मेथड है, एकदम इजी मेथड, बड़े आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चेक करते हैं 30 आपका कहां पे दिया है, तो ऑप्शन बी में दिया है। देखिए अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को पहली बार देखेंगे ना, तो आपको प्रॉब्लम होगी, आप सोच ही नहीं पाएंगे कि कैसे इसे सॉल्व करना है। और अगर एक बार प्रैक्टिस आप करे रहेंगे तो बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, और मैं आपको बता दूं क्वेश्चंस आपके रिपीट होते रहते हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपका 2011 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया, 14 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया, तो वो आपका रिपीट हो सकता है 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में। ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि किन्हीं 7 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 62 है, तो पहली और छठी संख्या के योगफल के दोगुने का चौथाई भाग है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 के एंट्रेंस एग्जाम में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और ये आपकी अरिहंत की बुक का एग्जाम्पल है। ठीक है, आप बुक में चेक कर लीजिएगा औसत वाले चैप्टर का। ठीक है, औसत वाला चैप्टर है आपके मैथमेटिक्स के सिलेबस में, जाइएगा अरिहंत की बुक में चेक कीजिएगा, एग्जाम्पल में आपको ये क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि आपकी बुक के एग्जाम्पल्स पूछे जाते हो, खासकर अरिहंत की बुक के एग्जाम्पल्स, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व कराया हुआ जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था औसत वाला चैप्टर भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। मैं आपको बता दूं 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में औसत से जितने क्वेश्चन आए थे, जो करवाया हुआ था, सेम वही क्वेश्चन आपके आए हुए थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पे जो 7 क्रमिक सम संख्याएं हैं, ये तो हमें पता नहीं है, ये तो हमें पता नहीं, केवल इनका औसत यहाँ पे क्या दिया है, 62 दिया गया है। देखिए औसत का मतलब क्या होता है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। औसत को हम मध्यमान या माध्य भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। औसत को हम मध्यमान या फिर माध्य भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्यों बता रहा हूं, अभी आगे आपको पता चलेगा। तो देखिए मैंने यहां पे क्या किया, मैंने मान लिया कि 7 क्रमिक सम संख्याएं कौन कौन सी हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है और जी है। क्योंकि हमें यहां पे पता नहीं है, तो इसीलिए मैंने क्या मान लिया कि माना 7 क्रमिक सम संख्याएं ए बी सी डी ई एफ जी है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में आपकी हेल्प के लिए यहां पे क्या दिया है, किन्हीं 7 क्रमिक संख्याओं का औसत क्या है, 62 है, ये दिया है। और मैंने आपको क्या बताया, औसत मतलब क्या होता है, औसत मतलब होता है मध्यमान। औसत को मध्यमान या माध्य भी कहते हैं। तो देखिए इन संख्याओं में ए बी सी डी ई एफ जी, इनमें सबसे मिडिल में कौन सी संख्या आ रही है, यानी सबसे मध्य में कौन सी संख्या आ रही है। तो आप देखेंगे, तो देखिए इधर से 3 संख्या ये हटाइए, 3 ये हटाइए, तो मिडिल में आपको डी मिलेगी, ये वाली। और इसी डी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में क्या दी गई है, 62 दी गई है। इसीलिए मैंने आपको बताया हुआ था कि औसत को मध्यमान या माध्य भी कहते हैं। तो देखिए हमें यहां पे औसत कितना दिया है, 62 दिया है, किन्हीं 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 62 दिया है। तो देखिए यहां पे मिडिल में आपकी कौन सी संख्या आ रही थी, डी वाली, और औसत को हम क्या कहते हैं, मध्यमान कहते हैं या माध्य। तो यही 62 जो आपका है, ये डी की वैल्यू हो जाएगी
ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब एक संख्या 62 हमें पता चल चुकी है। अब इसके पहली वाली हम सम संख्याएं देख लेंगे। तो देखिए 62 के पहले कौन सी सम संख्या आती है? 60 आती है, तो सी की जगह 60 हो जाएगा। 60 के पहले कौन सी सम संख्या आती है? 58, बी की जगह 58 हो जाएगा। और 58 के पहले कौन सी सम संख्या आती है? 56 आती है, ए की जगह 56 हो जाएगा। 62 के बाद कौन सी सम संख्या आती है? 64, फिर इसके बाद 66, फिर इसके बाद 68, तो ई की जगह 64, एफ की जगह 66 और जी की जगह 68 हो गया। कितने सिंपल वे पे हमें यहाँ पे संख्याएं पता चल गई। अब हमें संख्याएं पता चल गई हैं तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? हमसे यहाँ पे पूछा गया तो पहली और छठी संख्या के योगफल के दोगुने का चौथाई भाग, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए नीचे मैंने यहाँ पे लिखा, अतः पहली और छठी संख्या के योगफल के दोगुने का 1/4 भाग। चौथाई भाग मतलब क्या हो जाएगा? जो यहां पे लिखा है चौथाई भाग, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1/4 भाग आपसे पूछा जा रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यही मैंने यहां पे लिखा, तो क्या हो जाएगा? पहली और छठी संख्या का योगफल कर लेते हैं। तो देखिए पहली संख्या आपकी 56 है, फिर इसके बाद ये दूसरी संख्या, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी संख्या आपकी क्या है? 66 है, यानी 56 और प्लस 66, ठीक है, इनके योगफल के दोगुने का, यानी 56 प्लस 66 और दोगुने का कह रहा है, यानी इंटू 2 का 1/4 भाग, यानी 2 का 1/4 भाग, यही तो लिखेंगे ना। तो देखिए यही तो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, 56 प्लस 66 इंटू 2 का 1/4 भाग, ये मैंने किया। अब देखिए 56 और 66 को ऐड कीजिए, फिर इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करवाइए, तो आपको क्या मिलेगा? 244 मिलेगा। 244 का 1/4 भाग, बस यही हमें यहाँ पे निकालना है। तो 244 इंटू 1/4 सॉल्व करेंगे, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 और 4 1 जा 4, 61 की मल्टीप्लाई 1 में, तो 61 ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 61 कहाँ पे दिया है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन सी में। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे एकदम डिटेल में ये क्वेश्चन समझा दिया और आपको समझ में भी आ गया होगा। बस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, जो औसत आपको यहाँ पे दिया है 62, ये आपकी हेल्प के लिए दिया गया था। औसत को हम मध्यमान या माध्य भी कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा हुआ, यही मैंने आपको बताया है। संख्याएं हमने ABCDEFG के फॉर्म में मानी हुई थी। हमें यहाँ पे औसत कितना दिया हुआ था? औसत यहाँ पे 62 दिया हुआ था, जो कि मध्यमान था। तो जो मिडिल में संख्या D आ रही थी, इसको 62 लिया, फिर इसी के हेल्प से सभी संख्याएं हमने यहाँ पे निकाली और फिर सॉल्व करने पर हमें क्या मिला? 61 मिला। काफी डिटेल में मैंने आपको करवा दिया, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए ये आपका मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, ये इजी नहीं है, इसको इजी मत समझिएगा। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट जानते हैं तो आपके लिए इजी है, और अगर आपको नहीं पता है तो आप परेशान हो जाएंगे, सॉल्व करते करते आपका आंसर नहीं आएगा। तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, समझ लीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपका अनुपात एवं समानुपात वाले चैप्टर का है, और अनुपात और समानुपात वाला चैप्टर ये भी मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया, सभी क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। बस चैनल पर जाइएगा, 2021 की प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको चैप्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक थैले में ₹1 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में हैं। यदि कुल धनराशि ₹240 हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? तो इसके लिए मैं आपको अभी एक ट्रिक बताऊंगा, बड़े आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बेसिक मेथड हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या पता है, देखिए ₹1 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, ठीक है, ये है। तो देखिए ₹1 50 पैसे 25 पैसे, ये सिक्के मैंने यहाँ पे, ये इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर इनका रेशियो कितना दिया है? तो देखिए इनका रेशियो दिया हुआ है 5:6:8, यानी ₹1 के 5 सिक्के, 50 पैसे के 6 सिक्के और 25 पैसे के 8 सिक्के हैं। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यही रेशियो आपका यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे कुल धनराशि कितनी है? ₹240 कुल धनराशि है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या करेंगे, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए
ये जो आपके रुपए में देखिए 1 रुपए दिया है, फिर 50 पैसे इसको भी हम रुपए में चेंज करेंगे अभी, और 25 पैसे इसको भी हम रुपए में चेंज करेंगे। तो देखिए 1 रुपए के कितने सिक्के, 1 रुपए के 5 सिक्के ना, 5 सिक्के, तो टोटल कितने रुपए हो जाएंगे, 5 सिक्के हैं तो इसका मतलब 5 रुपए हो जाएगा ना, 5 ही रुपए तो होगा, तो इसीलिए नीचे मैंने यहां पे लिखा 5, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए 50 पैसे के कितने सिक्के, 6 सिक्के हैं ना, 50 पैसे के आपके 6 सिक्के हैं, तो देखिए 50 की मल्टीप्लाई आप 6 में करवाइए, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 300 पैसे, 300 पैसे मिलेगा। देखिए 300 पैसे में कितने रुपए हो जाएंगे, ये देखिए सबसे पहले, तो देखिए 1 रुपए में आपके 100 पैसे होते हैं, तो 300 पैसे में कितने हो जाएंगे, 3 रुपए ही तो होंगे। तो देखिए यहाँ पे इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 लिखा है। ठीक है, 3 लिखा हुआ है जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे रेशो का साइन लगा। फिर इसके बाद देखिए 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 8 सिक्के हैं। अगर 25 की मल्टीप्लाई आप 8 में करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पे 200 ना, 200 और पैसे हो जाएगा, क्योंकि पैसे में अभी, अब 200 पैसे में कितने रुपए होंगे, 2 रुपए ही तो होंगे, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे, तो 2 रुपए में 200 पैसे, तो यहाँ पे 2 हो गया ना, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, 5:3:2। अब इसी को आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, ऐड करेंगे तो 5 + 3 + 2, 5 3 8 2 10, ये आपको 10 मिलेगा ऐड करने पर। और कुल धनराशि हमें कितनी दी गई है, रुपए 240 दी गई है ना, तो देखिए कुल धनराशि 240 रुपए, और यहां पे इसको ऐड किया था तो हमें क्या मिला था, 10 मिला था। तो 240 में हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, 24 मिलेगा। ये 24 हमें यहां पे मिल चुका है ना। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो देखिए 25 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है, अतः 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो देखिए 25 पैसों के सिक्कों की संख्या, उसका अनुपात हमें कितना दिया हुआ था, अनुपात हमें दिया हुआ था 8 ना, यही तो दिया हुआ था, 8 दिया हुआ था, 8 दिया हुआ था। और यहाँ पे जब हमने सॉल्व किया था, नीचे ऐड करके यहाँ पे सॉल्व किया था, 240/10 सॉल्व करने पर 24 मिला हुआ था। अब 8 में इसी 24 की मल्टीप्लाई करवा दीजिए, मल्टीप्लाई करवाने पर आपको मिलेगा 192, और यही 192 सिक्के होंगे, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में चेक करते हैं 192 कहां पे दिया है, तो ये दिया है ऑप्शन डी में। तो कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। देखिए हमसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी गई थी। देखिए 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी हुई थी, रेशियो में देखिए 8 ही तो यहाँ पे है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हमारी क्या थी, 8 ही तो थी। अब जब हमने यहाँ पे ये जो पैसे थे, जब हमने इनको रुपए में चेंज किया था, सॉल्व किया था, तो 5:3:2 मिला था, तो 5 + 3 + 2 किया बराबर 10 मिला हुआ था। और कुल धनराशि कितनी थी, कुल धनराशि 240 रुपए थी, 240 में 10 से डिवाइड किया, सॉल्व करने पर हमें 24 मिला हुआ था। फिर हमसे 25 पैसों के सिक्कों की संख्या पूछी गई थी, तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या का यहाँ पे देखिए 25 पैसे, इसका अनुपात कितना दिया हुआ था, 8 दिया हुआ था, रेशियो क्वेश्चन में 8 ही तो दिया हुआ था। और यहाँ पे सॉल्व करने पर हमें 24 मिला था, 24 मिला था, बस यहाँ पे 8 की मल्टीप्लाई करवा दीजिए, आपको मिलेगा 192, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 192। आई होप आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, 2 रुपए लिखा हो, 2 रुपए लिखा हो, 25 पैसे लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, और रेशियो आपको दिया हो और कुल धनराशि दी हो, यही मेथड लगाइएगा। ये मेथड आपका 100% वर्क करेगा और आपका आंसर आ जाएगा बड़े आसानी से, बिना किसी परेशानी के। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि 2 बेलनों की त्रिज्याओं में 2:3 यानी 2:3 और उनकी ऊंचाइयों में 5:3 यानी 5:3 का अनुपात है, तो उनके आयतनों में अनुपात होगा। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट ईयर मैंने आपको सॉल्व कराया हुआ था। देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया ना, आप सोच भी नहीं सकते। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या
करेंगे सबसे पहले। तो देखिए मैंने यहां पे क्या किया कि माना पहले बेलन की त्रिज्या r1 व ऊंचाई h1 है तथा दूसरे बेलन की त्रिज्या r2 व ऊंचाई h2 है। अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, r1 रेशियो r2 जो कि 2:3 दिया गया है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, यही तो हमें दिया है कि दो बेलनों की त्रिज्याओं में 2:3 यानी 2:3 का अनुपात, ठीक है, यही तो दिया हुआ है। तो देखिए पहले बेलन की त्रिज्या r1 और दूसरे बेलन की त्रिज्या r2 मानी है, तो r1 रेशियो r2 हमें 2:3 दिया गया क्वेश्चन में, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पे h1 रेशियो h2 ये हमें कितना दिया गया है, 5:3 दिया गया। ये देखिए यहाँ पे उनकी ऊंचाइयों में 5:3 का अनुपात है। तो देखिए पहले बेलन की ऊंचाई h1 और दूसरे की h2 मानी हुई है, तो h1 रेशियो h2 हमें कितना दिया, 5:3 दिया हुआ है, ठीक है। फिर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया तो उनके आयतनों में अनुपात होगा, ये हमसे यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे हम करेंगे अतः बेलनों के आयतनों में अनुपात क्या हो जाएगा। देखिए बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, 8th में भी पढ़ा होगा, ये आपको पढ़ाया जाता है, फॉर्मूला आपको जरूर पता होगा। तो देखिए पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन के आयतन का फॉर्मूला। अब यहाँ पे दो बेलन की बात हो रही है, तो देखिए पहले की त्रिज्या हमने पहले बेलन की त्रिज्या r1 और ऊंचाई h1 मानी हुई है, तो पहले बेलन के लिए क्या हो जाएगा, पाई r1 स्क्वायर h1 आपका हो जाएगा। और दूसरे बेलन के लिए त्रिज्या r2 और ऊंचाई s2 मानी हुई है, इसलिए दूसरे बेलन का आयतन आपका क्या हो जाएगा, पाई r2 स्क्वायर h2 आपका ये हो जाएगा, ठीक है। आप इतना समझ गए होंगे। अब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये सबसे पहले हम पाई से पाई को कैंसिल कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए r1 का स्क्वायर अपॉन में r2 का स्क्वायर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, r1 अपॉन r2 और पूरे पे होल स्क्वायर लगा देंगे, लिख सकते हैं ना, ये लिख दिया। फिर इनटू में आपका h1 अपॉन s2 ये बचा हुआ था, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अब देखिए r1 अपॉन r2 इसकी वैल्यू हमें दी गई है, ये देखिए r1 रेशियो r2 मतलब r1 अपॉन r2 की वैल्यू 2/3 ये हमें दी गई है। तो देखिए r1 अपॉन r2 की जगह रखेंगे 2/3 और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा इनटू h1 अपॉन h2। तो देखिए h1 रेशियो h2 की वैल्यू 5:3 है, यानी 5/3 ये h1 अपॉन h2 की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे लाके। तो देखिए जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, 5/3 ये आपका दिया, 5/3 दिया था, इसी की जगह लाके हम यहाँ पे रख देते हैं यहाँ पे, तो 5/3 आपका यहाँ पे हो जाएगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो देखिए 2/3 का होल स्क्वायर है, तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9 होता है, इंटू 5/3 ये आपका ऐसे ही यहाँ पे रहेगा। अब कुछ कैंसिल तो होगा नहीं, यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई 5 में करवा दीजिए, आपको 20 मिलेगा, 9 की मल्टीप्लाई 3 में 27, यानी 20/27 रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो 20:27 यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते कहां पे दिया हुआ है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन डी में। तो देखिए इतना सिंपल सा क्वेश्चन 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था, सिंपल सा क्वेश्चन। सिंपल आपके लिए तब होगा अगर आपको यहाँ पे बेलन के आयतन का फॉर्मूला पता है, तब आपके लिए सिंपल है। और अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं याद है तो आप क्या करेंगे, फिर क्वेश्चन को छोड़ देंगे। इतना सिंपल क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में। अब चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहां पे है कि रवि एक काम को 2 दिन में और कमल उसी काम को 6 दिनों में पूरा करता है, यदि दोनों मिलकर उसको करे तो उसे वे कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं ना, ये यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 में पूछा गया है। आप पेपर उठा के चेक कर लीजिएगा, सेम यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था वर्क एंड टाइम से, कार्य और समय से। ये क्वेश्चन आपका 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है और सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ था 2020 में। देखिए 2020 में मैंने वर्क एंड टाइम से रिलेटेड केवल 2 क्वेश्चन कराए थे। कितने? केवल 2 क्वेश्चन कराए थे, और जो 2 क्वेश्चन कराया था उसी में से एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था। देखिए इसी टाइप का मैंने आपको क्वेश्चन कराया था और ऐसे ही क्वेश्चन आपका आया हुआ था, मतलब 2 कराया उसी में से ही आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ गया। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि रवि एक काम को 2 दिन में और कमल उसी काम को 6 दिनों में पूरा करता है, यदि दोनों मिलकर उसको करे तो उसे वे कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको यहाँ पे एक
सिंपल सा फॉर्मूला बताने जा रहा हूं। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रहेगा ना तो बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन को विद इन 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए क्या लिखा है, यहां पे लिखा यदि ए व बी किसी कार्य को क्रमशः एक्स व वाई दिनों में पूरा करते हैं तो ए व बी द्वारा मिलकर उस कार्य को पूरा करने में लगा समय क्या हो जाएगा, एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई दिन। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या दिया है, सबसे पहले दिया कि रवि एक काम को 2 दिन में, रवि एक काम को 2 दिन में यानी एक्स की वैल्यू यहां पे क्या हो गई 2, ठीक है। और कमल उसी काम को 6 दिनों में पूरा करता है यानी y की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। x और y की वैल्यू डिसाइड हो गई है, चलिए फॉर्मूले में ले जाके रख देते हैं। तो देखिए x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 6, अतः रवि और कमल द्वारा मिलकर कार्य को पूरा करने में लगा समय क्या हो जाएगा एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई। तो देखिए x की जगह हम क्या रखेंगे 2 को, y की जगह रखेंगे 6 को, अपॉन में x की जगह क्या रखेंगे 2 को, प्लस y की जगह रखेंगे 6 को। तो देखिए 2 की मल्टीप्लाई 6 में 12 मिलेगा और 2 और 6 8, ठीक है। आप इसी को सॉल्व कर लीजिए तो आपको यहां पे क्या मिल जाएगा, देखिए 4 3 = 12 और 4 2 = 8 यानी 3/2 ये मिला, 3/2 मिला। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से, देखिए 3 में आपको 2 से डिवाइड करना है तो 2 1 = 2, 3 में से 2 जाएगा 1 यानी 1 होल 1/2, 1 होल 1/2 और दिन। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 सही 1/2 दिन। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं कहां पे दिया है 1 सही 1/2 दिन। तो ये आपका दिया है ऑप्शन बी में। 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप चेक कर लीजिएगा। अभी वीडियो फिनिश हो जाएगी, तुरंत जाइएगा 2020 का पेपर लीजिएगा और इस क्वेश्चन को देखिएगा, मिलाइएगा, सेम यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था। फिर इसके बाद आप मेरी वीडियो को भी चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा 2020 की, वहां पे जाइएगा, वहां पे मैंने आपको वर्क एंड टाइम से रिलेटेड 2 क्वेश्चन कराए थे, सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन कराया हुआ था, आप चेक कर लीजिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। 2 क्वेश्चन कराया और सेम उसी टाइप का एक क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया और एक पूछा ही गया था इस चैप्टर से, बस इससे ज्यादा नहीं पूछा गया था। तो जो मैं आपको पढ़ाता हूं वो अच्छे से जरूर पढ़ लिया कीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में टोटल मैंने आपको 8 क्वेश्चन यहां पे करवाया। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अभी तक मैंने इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज के 3 पार्ट अपलोड किए हैं, यानी टोटल मिला के मैंने अभी आपको 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। और चैप्टर्स तो मैंने आपको पहले से ही पढ़ा दिए हैं। कितनी बार मैंने आपको कहता हूं कि चैप्टर जाके पढ़ लीजिए, अभी पढ़ लेंगे तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी और फिर आपका एंट्रेंस एग्जाम भी अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो जो चैप्टर्स पढ़ाए हैं उसको पढ़ लीजिएगा, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने आपको लगभग पढ़ा दिए और जो बचे हैं वो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। तो ये सीरीज आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।